इस वीडियो में हम अवलोकन में बे यानी सहभागी अवलोकन और सहभागी अवलोकन की, जैसे हमने पिछले वीडियो में अर्थ और परिभाषाओं की बात की थी और अर्थ परिभाषाओं से हमारे दिमाग में सहभागी अवलोकन जहाँ स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और जब वो क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया सहभागी अवलोकन क्या है, किसको हम सहभागी अवलोकन कहेंगे, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि सहभागी अवलोकन की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं, क्या महत्व है, और उसके बाद दोष हैं तो क्या दोष हैं, क्या हानियाँ हैं, क्या इसमें कुछ कमियाँ हैं, क्या इसमें कुछ सीमाएं हैं। तो आज हम यहाँ सहभागी अवलोकन की गुण और दोषों की बात करेंगे। गुण दोषों की जहाँ तक हम बात करेंगे तो पहले हम देखते हैं कि सहभागी अवलोकन की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, उसमें गुण कौन कौन से हैं, या हम कहें कि उससे लाभ क्या क्या है हुआ अनुसंधानकर्ता को। तो इनको भी कुछ बिंदुओं के आधार पर हम बांटते हैं, और इसमें पहला बिंदु है कि सहभागी अवलोकन से अनुसंधानकर्ता विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकता है या करता है, क्योंकि इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह की सभी गतिविधियों में भाग लेता है। उसकी रोजाना की जो गतिविधि हैं उनमें सभी में भाग लेता है, जैसा कि हमने अर्थ परिभाषा में बताया था। तो क्या होता है ऐसे कि उसके बारे में उसको विस्तृत सूचना संकलित करने का वहाँ अवसर मिलता है, क्योंकि जब सुबह से शाम तक वह किसी समूह के अंतर्गत रहेगा, किसी समूह के साथ रहेगा, समूह के सदस्यों के साथ रहेगा, उसकी गतिविधियों में जब वो भाग लेगा तो वो इतनी, यानी हम कहें कि विस्तृत सूचनाओं का वो संकलन कर सकता है जो कि उसके अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक होंगी, या उसमें वह उन विस्तृत सूचनाओं में से अपने अनुसंधान से संबंधित सूचनाओं को वो छांट सकता है। इतनी हम जो दूसरी हमारी जो प्रविधियां हैं तथ्य संकलन करने की, चाहे वो प्रश्नावली हो, चाहे वो अनुसूची हो, चाहे वो साक्षात्कार हो, अन्य विधि का जहाँ तक सवाल है उनमें इतनी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है जितनी एक सहभागी अवलोकन में सूचनाएं प्राप्त करने की क्षमता होती है। तो ये एक उसका बहुत बड़ा गुण है, उसकी एक अच्छाई है जो अनुसंधानकर्ता को, अवलोकनकर्ता को उसके शोध कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। दूसरे बिंदु के रूप में हम देखें कि सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन हो सकता है इसमें, या होता है सहभागी अवलोकन के माध्यम से। उसका कारण ये है कि इस अध्ययन विधि में अध्ययनकर्ता जब घटना स्थल पर उपस्थित होगा और समूह के जीवन में जब भाग वो लेगा और समूह के बारे में जहाँ तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को भी गहराई से जब वो देखेगा, उनका अध्ययन करेगा, तो इस विधि की हम कह सकते हैं कि गहनता एवं सूक्ष्मता को ये बात प्रकट करती है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन से जब के माध्यम से जब अवलोकन करता है, अनुसंधान करता है, जब तथ्यों का इकट्ठा करता है, जानकारी एकत्र करता है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटी से छोटी जानकारी को भी वो हासिल कर सकता है वहाँ का, क्योंकि वह अवलोकित समूह के पास में 24 घंटे रहता है, उसके नज़दीक रहता है, उसकी हर स्थिति को से वाकिफ होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके माध्यम से सूक्ष्म और गहन अध्ययन करने की कोई दूसरी विधि नहीं हो सकती है। और इसके तहत ही इसके लिए जहोडा एवं कुक ने एक जगह लिखा था कि सक्रिय सहभागिता उन सूचना स्रोतों के द्वारा खोलती है जो अन्यथा बंद ही रह सकते थे। तो ये एक इसके महत्व के बारे में बात स्पष्ट होता है। जो जहोडा और कुक ने जो बात कही है, इसके महत्व को ये बातें दर्शाती है। इनका जो कोटेशन है, इनकी जो हम कह रहे हैं कि शब्द हैं, वो इसके महत्व को दर्शाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका गुण है। अगला गुण हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष अध्ययन। प्रत्यक्ष अध्ययन, जैसा कि हम पहले भी बता चुके, प्रत्यक्ष अध्ययन में अनुसंधानकर्ता घटना के समक्ष मौजूद होता है या घटना स्थल पर जाकर वह प्रत्यक्ष उससे रूबरू होता है, फिर तथ्यों को इकट्ठा करता है।
तो जब प्रत्यक्ष होकर तथ्यों को इकट्ठा करता है तो वे तथ्य जो होंगे, जो जो जानकारियाँ होंगी, स्वाभाविक है वो सटीक जानकारियाँ होंगी, सही जानकारियाँ होंगी। और उन जानकारियों के माध्यम से, उन तथ्यों के माध्यम से अनुसंधान करता, अवलोकन करता, जब किसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा तो वो निष्कर्ष भी सटीक ही होगा। प्रत्यक्ष अध्ययन का जहाँ तक सवाल है तो यही है कि यहाँ अवलोकनकर्ता जो है, जहाँ तक किसी के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है तो वो प्रत्यक्ष करता है। उसकी जानकारी इसे हम कहें कि अधिक सही और वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वहाँ अध्ययनकर्ता जो है अस्थायी रूप से वहाँ रह रहा है। लोगों के व्यवहारों, कार्यकलापों, उनकी संस्कृति आदि के बारे में जब उनसे वो रूबरू होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो उनसे संबंधित जो तथ्यों का संकलन करता है, वो तथ्य जो होते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत अच्छा गुण है, लाभ है, महत्व है। अगला, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन से यहाँ ये तर्क लगाया जाता है कि सहभागी अवलोकनकर्ता को यहाँ समूह के सदस्यों द्वारा बिल्कुल हम कहें कि अपना लिया जाता है। वह अपने सदस्य का एक उसको अंग मानने लग जाता है, हिस्सा मानने लग जाता है, अपने जैसा ही मानने लग जाता है। तो वहाँ उसके सामने जो उन लोगों का जो व्यवहार होता है उसमें कृत्रिमता हम कहें कि नहीं होती है। वे समूह के लोग बिल्कुल वहाँ वास्तविक व्यवहार ही उसके सामने करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये भी हमारे समूह का एक अंग है, ये भी एक हमारे जैसा ही है, कोई ये अनजान नहीं है। क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है, जब अनजान लोगों के सामने कोई ये समूह व्यवहार करेगा, समूह के सदस्य व्यवहार करेंगे, तो वहाँ उसमें कृत्रिमता आ जाती है, क्योंकि वो जानते हैं ये हमारा, ये कोई दूसरा है और ये दूसरा हमारी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। तो जब दूसरा गतिविधियों पर नज़र रख रहा है तो उनके व्यवहार में स्वाभाविक रूप से वो कृत्रिमता आ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, हम घर में, घर के अंतर्गत हमारा जो व्यवहार होता है, और जैसे ही बाहर से कोई व्यक्ति आवाज़ लगाए और जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा व्यवहार, जो वास्तविक जो व्यवहार अंदर जो हो रहा था, हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। वही हमारे परिवार के सदस्यों के सामने जो व्यवहार हमारा होता है वह वास्तविक होता है। वहाँ कोई कृत्रिमता नहीं होती, वहाँ कोई बनावटीपन नहीं होता है। लेकिन बाहर का जहाँ बंदा कोई आया, हमारे व्यवहार में तुरंत चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, कृत्रिमता आ जाती है, बनावटीपन आ जाता है। तो इस रूप में सहभागी अवलोकन में एक ये बहुत बड़ा इसका गुण है कि यहाँ जो अध्ययन होता है वो वास्तविक ही होता है, क्योंकि समूह के जो लोग हैं उसको अपना सदस्य मानते हैं, अपना एक अंग मानते हैं, इसलिए उनके व्यवहार में कोई कृत्रिमता, बनावटीपन नहीं आता है। तो जहाँ कृत्रिमता, बनावटीपन नहीं होगा, वास्तविक होगा, तो वहाँ जो निष्कर्ष जो होगा, उनसे, उन तथ्यों से के आधार पर जो निष्कर्ष भी निकलेगा वो भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा गुण है। अगला बिंदु है अधिक विश्वसनीय। अधिक विश्वसनीय हम इसलिए मानते हैं इनके द्वारा जब तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है सहभागी अवलोकन में, तो क्योंकि इस विधि में अध्ययनकर्ता जो होता है स्वयं सूचना संकलित करता है, वह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, और इसलिए वह अधिक विश्वसनीय भी होती हैं। कभी कभी दूसरों के द्वारा जब घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वहाँ ये संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है, या संभावना होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर मौजूद होता है, घटना स्थल पर जाता है, वो अपनी आंखों से देखता है, समझता है और फिर तथ्यों को इकट्ठा करता है। तो हमने अपने आप जो सूचना संकलित की हैं वो स्वाभाविक है, वो दूसरों के द्वारा संकलित की गई सूचनाओं से वो अधिक विश्वसनीय होंगे। तो ये भी एक इसका गुण है। अगले बिंदु के रूप में हाँ ये है सूचनाओं की सत्यापनशीलता। एक सूचनाओं की सत्यापनशीलता का भी यहाँ गुण इसमें पाया जाता है। उसका कारण ये है कि इस विधि में अवलोकनकर्ता जो होता है, अध्ययनकर्ता जो होता है,
वह जब सूचनाओं को संग्रहित कर रहा है या संकलित कर रहा है, तो वहाँ सूचनाओं की, वहाँ सत्यता की जांच वह चाहे जब कर सकता है। उसके पास अवसर होता है, उसके पास में मौका होता है। क्योंकि जो मान लो आज कोई घटना घटित हो गई या आज उसके जो व्यवहार को वो नहीं पकड़ पाया, तो वो कल उसको फिर देख लेगा कि मुख्य कार्य कैसे किया जाता है। एक दिन छूट जाएगा, दूसरे दिन कर लेगा, तीसरे दिन देख लेगा, चौथे दिन देख लेगा। तो वहाँ उसको उन संग्रहित सूचनाओं को, संग्रहित तथ्यों को सत्यापन यानी उनका सत्यता को जानने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उसके पास में अधिक अवसर होते हैं, अधिक मौका होता है। तो ये भी एक इसका गुण है। वो उसकी चाहे जब परीक्षा कर सकता है, क्योंकि वो तो वहीं रह रहा है। वहीं रह रहा तो वो घटना फिर घटित होगी, वो व्यवहार उसका फिर पुनः होगा, वह रीति रिवाज जो भी है उसकी पुनः वो होगी, तो वो उसकी वहाँ सत्यापनशीलता कर लेता है। अगला बिंदु में सरल अध्ययन। सरल अध्ययन से यहाँ यह है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता जो है समूह का जब सदस्य बन जाता है तो समूह के लोगों का जो संदेह एवं अविश्वास वाली जो बात रहती है वो खत्म हो जाती है और वह बिना रोक टोक के समूह के सभी कार्यक्रमों में भी भाग लेने लगता है। जैसे क्या होता है कि उसका जो अध्ययन का कार्य है एकदम सरल हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा है कि सरल अध्ययन या सरलता का यहाँ गुण होता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता को क्या है, बार बार अध्ययन क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता, वो वहीं जाके मौजूद रहता है, वहीं रहता है, उनके साथ ही रहता है। तो यह एक अध्ययन एक हम कहें कि बहुत ही सुविधापूर्ण और सरल भी रहता है। तो ये भी एक गुण है। अगले गुण के रूप में कुशलता में वृद्धि। कुशलता में वृद्धि से यहाँ तात्पर्य ये है कि जब एक लंबे समय तक कोई अनुसंधान करता, अवलोकन करता किसी समूह में रहकर उसकी क्रियाओं में जब वो भाग लेता है, उनके कार्य का तथ्यों को इकट्ठा करता है, तो वहाँ अवलोकन करता एक अनुभवी एवं कुशलता प्राप्त कर लेता है, अनुभव प्राप्त कर लेता है। उसमें हम कहें कि प्रत्येक स्थिति को समझने की क्षमता पैदा हो जाती है, क्योंकि वो लंबे समय से उसमें एक अभिनय कर रहा है और अभिनय करते हुए तथ्यों को इकट्ठा कर रहा है। तो इसमें वो योग्यता प्राप्त कर लेता है, कुशलता प्राप्त कर लेता है, अनुभव प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ अवलोकन करता कि हम कहें कि कुशलता में वृद्धि करने वाली भी एक विधि है। तो ये इसके हम गुण देख सकते हैं। वहीं हम इसकी कुछ हानियाँ देखेंगे कि जहाँ हम कहते हैं कि हर वस्तु में कुछ कमियाँ और कुछ अच्छाइयाँ जो होती हैं, तो सहभागी अवलोकन की कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ दोष भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, जो अवलोकनकर्ता के कभी कभी सामने समस्या लाकर खड़ी कर देती हैं। तो इसमें पहला बिंदु है पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। पूर्ण सहभागिता संभव नहीं, जैसा कि इस बिंदु से स्पष्ट हो रहा है और उसके बारे में एम.एन. बसु ने एक जगह कहा है कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यावहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता। उसका कहने का तात्पर्य ये है, बसु जी का कहने का तात्पर्य ये है कि अध्ययनकर्ता जो है वह अध्ययनरत समूह का सदस्य जब बनता है तो वहाँ वो पूर्ण सहभागिता उसके अंतर्गत नहीं आ पाती है। जहाँ हम कैदियों या वेश्याओं की अध्ययन में अध्ययनकर्ता उनके मध्य रहता है, रह तो सकता है, हम ये कह सकते हैं, वहाँ वो रह तो सकता है, उनके बीच रह सकता है, उनके बीच खा सकता है, उनके बीच सो सकता है, सब कुछ कर सकता है, किंतु जहाँ तक बात है उनकी मनोवृत्तियाँ, आदत, वह उनको अपने आप में विकसित वो नहीं कर सकता है। और जब वो उनको विकसित नहीं कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। इसी प्रकार से ये जनजातियों के अध्ययन के दौरान हम देखें तो उनके रीति रिवाजों के अनुसार
ही रहना एक अध्ययनकर्ता के लिए सामान्यतः कभी संभव नहीं हो पाता है कि वह उनके रीति रिवाजों के अनुसार ही वो रहे, व्यवहार करे। तो ऐसा भी संभव नहीं कर सकता है, हम ये कह सकते हैं कि कर सकता है, लेकिन पूर्ण सहभागी बनकर वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं, कुछ कारण हैं जिनके कारण अवलोकनकर्ता के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। उसमें यानी उस अवलोकन समूह में घुलने मिलने की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, पूर्ण सहभागिता की बहुत समस्या आ जाती है। तो ये संभव वहाँ पर नहीं हो पाता है, ये इसका एक दोष है। और दूसरे बिंदु के रूप में यह यहाँ वैश्विकता का अभाव। वैश्विकता से अभाव से यहाँ तात्पर्य ये है कि अध्ययन किया जाने वाला जो समूह है और अध्ययनकर्ता जब उस समूह के प्रति वफादारी, आत्मीयता, सहयोग एवं लगाव की भावना उसमें जब उत्पन्न हो जाती है तो फिर वहाँ वैश्विकता, वस्तुनिष्ठता खत्म हो जाती है। क्योंकि ऐसा स्वाभाविक है, जब एक अवलोकनकर्ता, एक अनुसंधानकर्ता लंबे समय तक किसी समूह में रहेगा, उसके सदस्य के रूप में जाकर रहेगा, उसका अंग बनकर वहाँ रहेगा, तो स्वाभाविक है कि उस समूह से उसका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से लगाव होगा, उसका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से भावनात्मक से जुड़ाव होगा। जब भावनात्मक जुड़ाव होगा तो वो निष्पक्षतापूर्वक तथ्यों को संकलन फिर वो नहीं कर पाएगा। तो वहाँ एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के स्थान पर वह अपने को एक वर्ग का सदस्य मानने लगेगा, और यह मानकर जब वो तथ्यों को इकट्ठा करेगा तो वे तथ्य जो होंगे वो वैश्विक नहीं होंगे, वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे। वहाँ उसमें पक्षपात की भावना आ जाएगी, वैश्विकता का वहाँ अभाव हो जाएगा, वहाँ पक्षपात हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ की जगह व्यक्तिनिष्ठता आ जाएगी। तो तथ्य जो होंगे वो अभी वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा अवगुण है, दोष है, हानि है। और जब उन तथ्यों के माध्यम से जब कोई हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो वो निष्कर्ष भी जो होगा वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, और वो रिसर्च जो होगा हम कह सकते हैं कि जीरो होगा। अगले दोष के रूप में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि समूह के व्यवहार में परिवर्तन, यह भी एक इसका दोष है, ये भी एक इसकी बहुत बड़ी हानि है। कई बार क्या होता है कि अध्ययनकर्ता समूह में महत्वपूर्ण पद जब प्राप्त कर लेता है और वह स्वयं ही समूह के लोगों के व्यवहारों को प्रभावित एवं परिवर्तित करने लगता है, तो वहाँ समूह के व्यवहारों में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि हम कहें कि अध्ययनकर्ता किसी पाठशाला का अध्यापक, पंचायत का पंच या सरपंच, सहकारी समिति का अध्यक्ष वहाँ वो बना दिया जाता है, और वह अपने अधिकारों, गुणों एवं व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों के वास्तविक व्यवहारों में परिवर्तन ला देता है। जब वो समूह का वह वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाता है तो समूह के, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सहभागी अवलोकन करता है, मानो उसके बारे में उस समूह के सदस्यों को पता लग गया या थोड़ा सा आभास हो गया या संदेह हो गया कि ये कोई दूसरा है, ये हमारे जैसा नहीं है या हम में से नहीं है, तब भी उसके समूह के सदस्यों के व्यवहारों में परिवर्तन आ जाता है, दिखावटीपन आ जाता है, जिससे भी जब वो तथ्य संकलित करता है तो वो सही नहीं होते हैं। तो एक ये भी इसका एक अवगुण है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है। स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति यानी इतने लंबे समय तक, जहाँ तक वर्षों इस पद्धति में लग जाते हैं तथ्यों को इकट्ठा करने में, तो ये बहुत ही महंगी या खर्चीली प्रणाली भी साबित होती है, जो हमारे संपूर्ण अध्ययन के जो बजट को बिगाड़ देती है। जब हमारा बजट बिगड़ जाता है तो और फिर हमारे सामने समस्या पैदा होने लगती हैं। तो ये भी एक इसका दोष है, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, खर्चा ज़्यादा होता है। वहीं अगली बिंदु के रूप में हम इसकी दोष देखें तो सीमित क्षेत्र में अध्ययन,
यह प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है कि इसमें कोई विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन हम इसके माध्यम से हम नहीं कर सकते। इसके माध्यम से जब हम किसी का अध्ययन करेंगे, किसी समूह का अध्ययन करेंगे, किसी क्षेत्र से जब तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, तो वो क्षेत्र हमारा कैसा होगा? सीमित ही क्षेत्र होगा। विस्तृत क्षेत्र के माध्यम से हम विस्तृत क्षेत्र में हम इस पद्धति के माध्यम से या प्रणाली के माध्यम से तथ्यों को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये भी एक इसका हम अवगुण कह सकते हैं। और अगला जो बिंदु है इसमें धीमा अध्ययन। धीमा अध्ययन से तात्पर्य यह है कि यहाँ समय ज़्यादा लगता है, और समय की जहाँ दिक्कत जहाँ होती है, अध्ययन बहुत धीमे धीमे होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो निष्कर्ष जो निकलता है वह भी एक निरर्थक हो जाता है। कि मान लो आज हमने अध्ययन शुरू किया और 20 साल बाद हमारे सामने कोई निष्कर्ष निकला, तो वो निष्कर्ष 20 साल बाद जब हमारे सामने आएगा तो उस समय हम उसको प्रतिपादित नहीं कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते। तो सहभागी अवलोकन में लोगों से जब घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना पड़ता है और उसमें अधिक समय लगता है, इसीलिए इस पद्धति द्वारा हम इसको धीमा अध्ययन के नाम से जानते हैं या धीमा अध्ययन कहते हैं। तो ये एक हम ये भी कह सकते हैं तेज गति से अध्ययन करने एवं निष्कर्ष निकालने में ये जो पद्धति है वह असमर्थ है। तो ये भी एक इसका अवगुण है। अगले बिंदु के रूप में है साधारण तथ्यों का छूट जाना। ये प्रणाली एक ऐसी प्रणाली भी है कि यहाँ साधारण तथ्य जो होते हैं, जो सामान्य जो तथ्य होते हैं, वह छूट जाते हैं, क्योंकि सहभागी अवलोकनकर्ता लंबे समय से जब एक समूह में रहता है तो वह कई घटनाओं को साधारण घटना समझकर उनको क्या छोड़ देता है, उन पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि तो रोजाना घटने वाली घटना है, इनका क्या करना है, इनको इकट्ठे इनसे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करके क्या करना है, ये तो रोजाना की घटना है। तो हम यहाँ कहते हैं कि वहाँ उसमें फिर साधारण तथ्य छूट जाते हैं। वहीं हम इसकी तुलना में एक अपरिचित अवलोकनकर्ता उन घटनाओं को जब देखता है तो वे घटना उसके सामने एक नवीन एवं और हम कहें कि एक आकर्षक उसको लगती हैं। तो आकर्षक जब लगती हैं तो वो उनसे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा कर लेता है, उन पर नज़र रखता है, क्योंकि वो उसके सामने कभी कभी घटना घटित होती है, उसके सामने वो एक हम कहें कि चमत्कार के या आकर्षक जब वह उसको घटना को समझेगा तो वो तथ्यों को इकट्ठा करेगा। वहीं सहभागी अवलोकन करता है, उसके सामने रोजाना घटना घटित हो रही है तो वो उसको एक समान घटना समान तथ्यों को समझकर छोड़ देगा। तो एक ये बीच की दोष है या हानि है। अब आगे इसमें अगली है आलेखन की समस्या। आलेखन की समस्या से तात्पर्य ये है कि सहभागी अवलोकन में जब अवलोकन करता जो स्वयं ही समूह की गतिविधियों में भाग लेता है तो उसके सामने जब सूचनाओं को वो देख रहा है, उनको एक लेखबद्ध करने के लिए या उसको लिखने की एक समस्या उसके सामने पैदा हो जाती है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता जो होता है दिन भर तो उसकी गतिविधियों में भाग लेता है, देखता है, और रात्रि में जब सब लोग सो जाते हैं उस समय लेखन का काम करता है, लेकिन वो एक उसके सामने समस्या ही रहती है, क्योंकि कहीं उसको कोई देख नहीं ले इस समय, और जब कोई देख लेगा तो फिर वही बात होगी कि वह उस पर शक करेंगे, संदेह करेंगे, और जब संदेह करेंगे तो उसके सामने फिर कोई सी भी घटना, कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। और अंत में इसका एक दोष है भूमिका सामंजस्य में कठिनाई। एक इसका दोष यह भी माना जाता है कि सहभागी अवलोकनकर्ता जो है एक साथ वहाँ दो भूमिकाओं का निर्वहन करता है, या हम कहते हैं निभाता है। एक तरफ तो वो अध्ययन करता है और दूसरी तरफ वो समूह का सदस्य भी है, तो दोनों भूमिकाओं का अभिनय उसको एक साथ करना है। तो दोनों भूमिकाएं उसको जब एक साथ निभानी पड़ती हैं तो इसके सामंजस्य को बनाए रखने के लिए उसके सामने एक चुनौती पैदा हो जाती है। तो यह भी एक समस्या है
और इस समस्या के कारण भी कभी कभी जो अनुसंधानकर्ता होता है, अवलोकनकर्ता होता है, किसी समस्या में फंस जाता है। और समस्या में जब वो फंस जाता है तो बस वही उसका अनुसंधान का कार्य जो है वह भी कभी भी वहाँ रुक सकता है, वहाँ बंद हो सकता है। तो ये कुछ इसकी समस्या है। तो यहाँ हमने आज इसकी गुण और दोषों की जहाँ बात की, इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे